आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को बनाया रियल, लाइक्स को बना दिया लाइफ और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज आपके लिए लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि दिखाते हैं अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी यहां पर शेयर करते हैं। यहां हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का होना चाहिए पूरा सम्मान और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से लेकर रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां पर क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूल उत्पादक देश है, लेकिन वैश्विक फूल बाजार में उसकी हिस्सेदारी बहुत कम है। अब इस तस्वीर को बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारत में फूलों की खेती यानी कि फ्लोरिकल्चर तेजी से बढ़ रही है और किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ इस नकदी फसल की ओर भी तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी फूल अब सिर्फ सुंदरता और खुशबू का प्रतीक नहीं है, बल्कि किसानों की बढ़ती आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई ताकत भी बन रहे हैं। तो आखिर भारत फ्लोरिकल्चर सेक्टर में कैसे नई ऊंचाइयां छू रहा है और वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, देखते हैं इस वीडियो में। सोचिए, एक फूल जो आज सिक्किम की पहाड़ियों पर खिला है, कुछ दिनों बाद नीदरलैंड्स की किसी दुकान में USD 15 से USD 50 में बिक रहा है। वही फूल दिल्ली में 300 से 500 प्रति बल्ब में मिलता है। ये कोई जादू नहीं है, यह है भारत का फ्लोरिकल्चर रेवोल्यूशन। फूलों की खेती जो कभी सिर्फ पूजा और शादियों तक सीमित थी, आज एक सनराइज इंडस्ट्री है और इसकी बदलाव की कहानी उतनी ही खूबसूरत है जितने ये फूल हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। तो पिछले कुछ वर्षों में भारत की फूलों की खेती में जबरदस्त उछाल आया है। 2024 से 25 में हॉर्टिकल्चर उत्पादन 362.08 मिलियन टन को पार कर चुका है, जो अनाज उत्पादन 357.73 मिलियन टन से भी आगे है। 2025 से 26 में ये 377.78 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। इस सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड तेजी से बढ़ रहा है। भारत का हॉर्टिकल्चर क्षेत्र अब 301.51 लाख हेक्टेयर पर पहुंच चुका है और इसमें फ्लोरिकल्चर की हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ रही है। ये आंकड़े केवल नंबर्स नहीं हैं, बल्कि ये उन लाखों किसानों के भरोसे की कहानी है जिन्होंने फूलों पर दांव लगाया। फूल उगाना आसान नहीं है, ये बेहद नाजुक होता है। समय पर बाजार ना पहुंचे तो मुरझा जाता है, बर्बाद हो जाते हैं। तो किसान को भरोसा चाहिए था और वो भरोसा दे रही है हमारी सरकार। भारत सरकार ने फ्लोरिकल्चर को 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सनराइज इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। अपेडा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी सब्सिडी दे रहा है कोल्ड स्टोरेज के लिए, रेफ्रिजरेटेड वैन्स के लिए, ग्रीन हाउस के लिए और एयर फ्रिज्ड के लिए। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी MIDH के जरिए बाजार से जोड़ने का काम हो रहा है। एक्सपर्ट कमिटीज ने बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली और हैदराबाद को फ्लोरिकल्चर हब्स बनाने की सिफारिश की है, क्योंकि इन शहरों का क्लाइमेट और लॉजिस्टिक्स दोनों अनुकूल है। भारत के पास फूलों की खेती के लिए 5 बड़े नेचुरल एडवांटेजेस हैं। पहला, भारत की विविध जलवायु साल भर फूल उगाने देती है, खासकर सर्दियों में जब दूसरे देशों में उत्पादन कम हो जाता है। दूसरा, यहाँ ग्रीन हाउस कल्टिवेशन बिना ज्यादा क्लाइमेट कंट्रोल के संभव है, जिससे हाई टेक फ्लोरिकल्चर सस्ता पड़ता है। तीसरा, यूरोप और ईस्ट एशिया से जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी एक्सपोर्ट को आसान बनाती है। चौथा, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन फ्लावर मार्केटिंग ने घरेलू मांग बढ़ा दी है। और पांचवा, रेयर ऑर्चिड्स, नेटिव फ्लावर्स, डाइड फ्लावर्स, डेकोरेटिव आइटम्स और परफ्यूम्स, इन सब की ग्लोबल डिमांड तेजी से बढ़ रही है। 2024 से 25 में भारत ने 21,038 मेट्रिक टन
फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स का निर्यात किया, जिसकी कुल कीमत थी 749 करोड़ यानी USD 89 मिलियन। अमेरिका, नीदरलैंड्स, UAE, कनाडा, UK, जर्मनी और मलेशिया ये हमारे प्रमुख खरीदार हैं। लेकिन यहाँ एक विडंबना भी है। देखिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर उत्पादक होते हुए भी ग्लोबल फ्लोरिकल्चर मार्केट में हिस्सेदारी सिर्फ 0.6% है। ये बताता है कि अभी कितनी संभावनाएं अनछुई हैं। राष्ट्रीय उत्पादन में तमिलनाडु 19% के साथ सबसे आगे है। उसके बाद मध्य प्रदेश 14%, कर्नाटका 12%, आंध्र प्रदेश 11% और वेस्ट बंगाल 10% पर है। 300 से ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, जिसमें से 50% से अधिक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित हैं। अब नागालैंड की बात करें तो 2016 में फ्लोरिकल्चर में 96,800 स्क्वायर मीटर यानी 10 हेक्टेयर एरिया था और 2024 से 25 में 870 हेक्टेयर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। ये तेज बदलाव दिखाता है कि टारगेटेड सपोर्ट कैसे काम करता है। अब आते हैं उस कहानी पर जो सबसे दिलचस्प है, सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट में जहां अरुणाचल प्रदेश की एंथूरियम फार्मिंग सिकुड़ रही है, वहां सिक्किम ने एक अलग रास्ता चुना। 2016 में सिक्किम को इंडिया का पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया 18 जनवरी 2016 को। इससे उसके फूल इंटरनेशनली प्रीमियम हो गए क्योंकि ग्लोबल बायर्स पेस्टिसाइड फ्री प्रोड्यूस को ज्यादा पसंद करते हैं। सरकार ने 18 क्लस्टर्स में कुछ किसानों को 500 ऑर्चर्ड सैम्पलिंग्स दिए, साथ ही ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट भी। SIMFED सिक्किम का स्टेट सेल्स नेटवर्क बाजार से जोड़ने का काम करता है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्चिड्स NRCO पाक्यांग ने 4 नई हाइब्रिड वेराइटीज विकसित की हैं। डच और थाई एजेंसीज ने MOUs साइन किए हैं हाइब्रिड्स डेवलप करने और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। ये पूरी कहानी एक बात पर टिकी है, किसान का भरोसा। जब फूल समय पर बाजार पहुंचते हैं, जब कोल्ड चेन काम करती है, जब एक्सपोर्ट की गारंटी होती है, तभी किसान इस नाजुक फसल पर दाव लगाता है। हिमाचल प्रदेश अब सिक्किम का मॉडल अडॉप्ट कर रहा है। वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स के जरिए ऑर्चिड कल्टीवेशन शुरू कर रहा है और जैसे जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग बढ़ रही है, रेयर वेराइटीज की मांग बढ़ रही है। इस उद्योग का भविष्य और भी उज्जवल होता जा रहा है। तो अगली बार जब आप कोई फूल देखें, चाहे वो किसी के हाथ में हो, किसी मंदिर में हो या किसी भी गिफ्ट बॉक्स में, याद रखिए कि उसके पीछे एक पूरी क्रांति है, किसानों की मेहनत, सरकार का समर्थन और एक सपना जो सिक्किम की पहाड़ियों से निकलकर नीदरलैंड्स की दुकानों तक पहुंच रहा है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कमर से उठता दर्द कूल्हों से होता हुआ सीधे पैर तक पहुंच जाए, कुर्सी से उठना मुश्किल होने लगे, कुछ देर बैठने के बाद चलना भारी पड़ जाए या फिर खांसते और छींकते ही दर्द बिजली के झटके की तरह दौड़ जाए? अगर हाँ, तो इसे सिर्फ साधारण कमर दर्द समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि इसके पीछे छिपी हो सकती है एक आम लेकिन बेहद परेशान करने वाली समस्या, साइटिका। साइटिका कोई अलग बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के सबसे लंबी नसों में एक यानी साइटिक नर्व पर दबाव पड़ जाता है। जब रीढ़ की हड्डी की डिस्क खिसक जाती है या हड्डी बढ़कर इस नस को दबाने लगती है, तब कमर से लेकर पैर तक दर्द, झंझनाहट, सुन्नपन और कमजोरी जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो आखिर साइटिका के शुरुआती संकेत क्या हैं, किन लोगों को इसका खतरा ज्यादा होता है और सबसे जरूरी चीज, इससे बचाव और राहत पाने के आसान तरीके आखिर क्या हैं? फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अनुष श्रुति अपने इस वीडियो में साइटिका के लक्षण, कारण, बचाव और जरूरी एक्सरसाइज के बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं। आइए देखते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बैठे थे, अचानक से उठे और एकदम से कमर से लेके पैर तक बहुत ज्यादा दर्द उठ गया हो, खिंचाव महसूस हो गया हो या ऐसा लगे जैसे कि करंट सा दौड़ गया हो? और फिर कोई बोल देता है, अरे ये तो सciatica है। पर क्या हर कमर से पैर तक जाने वाला दर्द sciatica होता है? और अगर sciatica है तो इसका मतलब ये स्लिप डिस्क की वजह से हुआ है? रुकिए, आज मैं आपकी इन सारी गलतफहमियों को दूर कर दूंगी और आपको सही चीज के बारे में बताऊंगी।
हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनुश्रुति और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम सब लोग जानते हैं। आपने भी सुना होगा, आप भी जानते होंगे, पर इसके बारे में लोग अक्सर गलत चीज समझते हैं। इस कंडीशन का नाम है शियाटिका। आज हम बात करने वाले हैं कि शियाटिका क्या होता है, इसके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कब हमें शियाटिका को इग्नोर नहीं करना चाहिए और खास करके फिजियोथेरेपी का शियाटिका के केस में क्या रोल होता है। सबसे पहले हम एक चीज क्लियर कर लेते हैं, शियाटिका कोई डिजीज नहीं है, ये एक कंडीशन है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी लोअर बैक की एक बड़ी नर्व, जिसे हम शियाटिक नर्व कहते हैं, वो कंप्रेस या इरिटेटेड हो जाती है और इसका पेन अक्सर हिप्स, बटक, थाई और कभी कभी तो पूरे पैर तक चला जाता है। इन केसेस में हमें काफी पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर हमें कमर में तो दर्द कम है बल्कि पूरे पैर में दर्द ज्यादा है। शियाटिका के अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? ये कुछ काफी कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे कि सुबह उठते ही स्टिफनेस होना, बैठे रहने पे दर्द ज्यादा बढ़ जाना, एक पैर में वीकनेस महसूस होना, दर्द केवल एक साइड में होना, जैसे कि कमर के एक साइड से एक ही पैर में ट्रैवल करता हुआ दर्द महसूस होना, झुंझुनी, बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग, काफी बार सुनपना, नमनेस, ये सारे कंडीशंस अगर आती हैं तो ये शियाटिका के अर्ली सिम्टम्स माने जा सकते हैं। ये एक और ऑब्जर्वेशन है, काफी बार पेशेंट्स को शियाटिका के केसेस में पहले मसल टाइटनेस होती है और उसके बाद पेन आता है। इसी वजह से काफी पेशेंट्स हमसे कहते हैं कि पहले कुछ दिन हमें खिंचाव महसूस हो रहा था और उसके बाद हमें दर्द होने लगा। इन सभी सिम्टम्स के साथ मैं आपको एक अवेयरनेस टिप भी देना चाहती हूँ। ये कोई डायग्नोसिस नहीं है, पर हाँ इसे नोटिस किया जा सकता है, जो कि है अगर आप खांसते हैं, छींकते हैं या काफी लंबे समय तक बैठते हैं और दर्द आपका नीचे पैरों की तरफ बढ़ रहा है तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा। काफी केसेस में ये भी एक सिम्टम होता है। काफी पेशेंट्स ये 3 बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। नंबर 1, पूरा दिन बेड रेस्ट करना। पूरे दिन बेड रेस्ट करने से आपका दर्द ठीक नहीं होने वाला, बल्कि काफी केसेस में तो हमने नोटिस किया है जो लोग पूरा दिन बेड रेस्ट करते हैं उनका तो दर्द बढ़ जाता है। नंबर 2, रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखना और एक्सरसाइजेस चालू कर देना। देखिए एक बात समझिए, जब आपको किसी भी तरीके का कोई भी पेन, स्पेशली शियाटिका जैसा पेन जो कि ठीक होने में भी टाइम लेता है और नर्व रिलेटेड है, इस केसेस में सबसे बेहतर उपाय ये है कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिले। वो आपको बेटर गाइड करेंगे कि आपके केस के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस सूटेबल हैं। नंबर 3, पेन खत्म होते ही फिजियोथेरेपी या ट्रीटमेंट को छोड़ देना। पेन खत्म होने का मतलब रिकवरी होना नहीं होता। पेन खत्म होना तो एक टेम्पररी पार्ट है आपके रिकवरी का, आपके रिहैबिलिटेशन का। आपको ट्रीटमेंट तब तक लेना होता है जब तक आपकी फुल्ली रिकवरी ना हो जाए। फिर पेशेंट हमसे पूछते हैं कि मैम फिजियोथेरेपी हमारा दर्द कैसे ठीक करेगा? वेल, आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपका दर्द ठीक करने के लिए पहले एक असेसमेंट करते हैं। हम फिजियोथेरेपिस्ट असेसमेंट में ये पता लगाते हैं कि आपको दर्द कब आ रहा है, कब से आ रहा है, किस पोजीशन में आपका दर्द बढ़ रहा है, आपको टिंगलिंग, नमनेस, झंझनाहट, झुंझुनी, वीकनेस कब से है, कितनी है और कौन कौन सी ऐसी एक्शंस है जहां पे आपको दर्द ज्यादा महसूस होता है। इन सभी असेसमेंट के बाद हम आपके लिए एक सूटेबल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनाते हैं। अब हर पेशेंट अलग है, उसी तरीके से हर शियाटिका पेन का पेशेंट जरूरी नहीं कि सेम सिम्टम रखता हो। सभी के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, तो सभी का रिहैबिलिटेशन या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग अलग होता है। फिजियोथेरेपी के प्रोटोकॉल में काफी सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, हीट कंप्रेशन, कुछ मोडालिटीज जो कि आपके पेन को तुरंत रिलीफ देती है और इसी मोडालिटीज को रिपीट करते करते पेन में काफी फर्क भी आता है। हम लोग गेट ट्रेनिंग भी कराते हैं। काफी बार शियाटिका का पेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पेशेंट की चाल में फर्क आ जाता है, तो पेशेंट के चलने के तरीके को, गेट को ठीक करना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद हम आपके ओवरऑल रिकवरी पे ध्यान देते हैं। एक बार आपका पेन कम करने के बाद हम उसके रिहैबिलिटेशन पे काम करते हैं,
सियाटिका को ठीक करने का हमारा गोल सिर्फ ये नहीं होता कि हम आपका पेन कम कर दे। हमारा ओवरऑल गोल ये होता है कि आप कोई भी मूवमेंट बिना पेन के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना डर के कर सके। इसलिए मैंने आपसे कहा कि बेड रेस्ट जरूरी नहीं है, मूवमेंट जरूरी है। तो अगली बार अगर आपको दर्द कमर से पैर तक जा रहा हो तो सिर्फ ये मत सोचिएगा कि मैं थोड़ा सा बेड रेस्ट कर लूंगा तो पेन ठीक हो जाएगा। काफी बार हमारी बॉडी हमें पेन के सिम्टम्स एंड साइंस पहले ही देना शुरू कर देती है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। केड़ा मसाला ओए? छोले दा या लोबे दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया, पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुंचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, ओटीपी की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कछुए दी चाल नहीं, चीते दी रफ्तारा, मैं नया हिंदुस्तान। पुत्र, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी। पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने, तभी तो तेरे पापा जी का धंधा भी वड्डा हो गया है। ले पुत्र, हुन तू खेल। 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बने। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि आज की जो भागती दौड़ती भरी जिंदगी है, उसमें बढ़ता वजन लाखों लोगों की चिंता बन चुका है। कई लोग घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, सख्त डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता है। लेकिन क्या हो अगर वजन घटाने का एक ऐसा तरीका हो जो सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि मन को भी स्वस्थ और शांत बनाए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योग की। योग न सिर्फ कैलोरी बर्न करने में मदद करता है, बल्कि शरीर का लचीलापन, संतुलन और ऊर्जा को भी बढ़ाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी महंगे उपकरण या फिर जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं होती है। अगर आप भी वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आज सोहित कुमार कुछ ऐसे असरदार योगासनों के बारे में बताएंगे जो कि आपके फिटनेस जर्नी को आसान और प्रभावी बना सकता है। बेली फैट, ये वाला जो फैट होता है, पेट की चर्बी, जिद्दी चर्बी होती है, जो तौंद बाहर निकल गई है। प्रेगनेंसी के बाद माताओं बहनों की भी ये स्थिति हो गई है कि पेट लटक गया है, तो उसके लिए मैं बेस्ट 5 एक्सरसाइज बता रहा हूं जो बैठे बैठे आप करेंगे
और 15 मिनट आप यदि प्रतिदिन कर लेते हो तो 1 महीने में आपका बेली फैट हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। चलिए आइए, सबसे पहले आपको ऐसे बटरफ्लाई पोजीशन में बैठ जाना है। 1 मिनट आपको ऐसे बटरफ्लाई करनी है, ये अप डाउन, स्पाइन को एकदम सीधा रखना है, इस तरह से एकदम स्ट्रेट करके। 5 एक्सरसाइज मैं आज आपको बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले बटरफ्लाई 1 मिनट, इसके बाद यहां से दोनों हाथ इंटरलॉक करके नेक पे रखिए, सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर डाउन, सांस भरो, इस अभ्यास को भी आपको कम से कम 25 बार और फिर 25-25 के 3 सेट कर लेना, या एक बार में लगातार 100 टाइम्स भी आप कर सकते हो। इसी में फिर आपको क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे ऊपर की ओर उठा लेने हैं, सांस भरो, सांस भरिए, सांस छोड़ के आगे की ओर डाउन, फिर इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसको भी 25-25 के 3 सेट, स्टार्टिंग में आप 25 बार भी करेंगे तो चलेगा। इसके बाद अपने पैरों को सामने की ओर इस तरह से खोल लीजिए, एकदम स्ट्रेट, पंजों को सामने की ओर, और दोनों हाथों को फिर से नेक के ऊपर रखिए। 5 एक्सरसाइज, तीसरे नंबर की जो एक्सरसाइज है उसमें दोनों हाथों को फिर से नेक पे रखिए और सांस को भरिए, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर डाउन, और फिर इनहेल अप, एक्सहेल अप, जहां तक आप जा सकते हो। आप सोचिए जब मैं पूरा नीचे नहीं जा पा रहा हूं तो आप कहां तक जाएंगे, जहां तक भी जाएंगे वहां तक कोशिश करना। कोई बहुत आवश्यक नहीं है कि आपको नीचे ही जाना, अगर नीचे जा सकते तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं जा सकते तो घबराने की बात नहीं है, जितना हो सकता है वहां तक जाइए। चलिए सांस भरिए, 1 2 3 4 5 6। कोशिश करें जब आगे जाएं तो आपके घुटने ऐसे उठने नहीं चाहिए, ध्यान रखना है, इस तरह से नीचे ही रहने की कोशिश। 7 8 9 10। 3 अभ्यास हो गए। इसके बाद चौथे अभ्यास में आपको इसी तरह से बैठ जाना है, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेंगे, दोनों हाथ ऊपर, सांस भरो और पैर को ऊपर उठा के टच कराओ। 1 ऑल्टरनेट टो टच, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 4 अभ्यास हो गए। इन चारों अभ्यासों को आपको रेगुलर करना है, एक अभ्यास और करना है, एक प्रैक्टिस और करनी है, वो मैं बताता हूं। इससे पहले आपको ध्यान रखना है थोड़ा डाइट में, मैदा आपको बंद करनी है, जंक फूड आपको बंद करना है, आपको नमक कम से कम खाना है, और नमक खाना है तो सेंधा नमक खाना है। इसके अलावा यदि आप सीरियसली वजन कम करना चाहते हो तो मीठे को भी अवॉइड करना पड़ेगा, जो मीठा आप खाते हो, चीनी को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, जंक फूड, फास्ट फूड आपको अवॉइड करने पड़ेंगे। और उसके बाद डेली इन अभ्यासों को करेंगे। पानी आपको बढ़ाना है, नींबू पानी, शहद आपको पीना है, आंवला एलोवेरा का जूस पीना है, और साथ में यदि हो सकता है तो सुबह सुबह लौकी का जूस यदि आप पिएंगे खाली पेट तो आपका फैट कटर का काम करेगा। लास्ट अभ्यास और अंतिम अभ्यास में क्या करना है, दोनों पैरों को ऐसे ही मिलाइए, दोनों हाथ ऊपर। यदि ये अभ्यास ना हो पाए तो एक एक से करना है, ऐसे कोई बात नहीं है, इस तरह से, नहीं तो कोशिश करो ऐसे, 1 2 3 4, सांस भर के और सांस छोड़ के टच कराना है, 5 6 7 8 9 10। ये पांचों अभ्यास स्टार्टिंग में आप 10-10 करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाए तो आपको इनको 20-20, 25-25, 30-30, 50-50 या 100 बार तक अभ्यास करेंगे तो आपका पेट निश्चित रूप से पतला हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से कमर में मिल जाएगा।
योग बनाए निरोग। और इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8130555806। क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी बेहद मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार।